Hello students, welcome to MDC Learning, subject cost accounting, and our today's topic is contract costing. Students, we already know what is contract costing. We already done with the meaning, features and some important concept of the contract costing. In today's lecture, जहाँ पर मैंने previously छोड़ा हुआ था वहीं पे उसके आगे से हम start करेंगे, that is the term work in progress. Okay, you already heard about this term work in progress. Work in progress का मतलब क्या होता है ना? यानी कभी अगर आप रास्ते पे जा रहे हो तो यानी जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर उस जगह पे ध्यान दोगे ना बच्चों तो वहां पे लिखा रहता है गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा, ठीक है, काम चालू है ऐसे हिंदी में लिखा हुआ रहेगा या जो कुछ भी है. तो बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ही होता है आपने आधा काम फिनिश कर लिया और आधा काम अभी भी फिनिश बाकी है, ठीक है, काम पूरा नहीं हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि काम बिल्कुल अधूरा है. करेक्ट, वो होता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, यानी उसमें थोड़ा काम हुआ है और थोड़ा होना बाकी है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस के दो हिस्से, वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, ठीक है. अब जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, ठीक है. अब जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आप कॉन्ट्रैक्टी हैं, ठीक है, आपने मुझे वो काम दिया और मैं कर रही हूँ, वो काम फिनिश करने पे मैं लगी हूँ. फिर आप अगर कल फोन करके पूछोगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टर भैया काम कितना पूरा हुआ है, ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि काम जो है सर 90% पूरा हो गया है, आप एक काम करो मेरे को 90% जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो दे दो, ठीक है. तो आप मान जाओगे क्या 90% पूरा हुआ है? बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर आप नहीं मानोगे. आपको क्या चाहिए? एक प्रॉपर यानी भरोसेमंद आदमी जो जाए, चेक करे उधर जा करके कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ या नहीं हुआ, कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है. जैसा कि कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है कि 90% काम हो गया, तो एक्चुअली 90% हुआ है या नहीं हुआ है. ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें अपने को वहां पे चेक करनी है और बतानी है, ठीक है. तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टी का एक पर्सन जाएगा, भरोसेमंद आदमी, जाके और वहां पे जाके वो चेक करेगा, ठीक है. तो जितना काम एक्चुअली पूरा है उसको वो बोलेगा, उतने काम को वो वर्क सर्टिफाइड करेगा, बचा हुआ जो है वो ऑटोमेटिकली अनसर्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है. तो ये होता है वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड. When the contract is not completed till the end of the accounting year, the architect is required to value the work in progress. ठीक है, आर्किटेक्चर चाहिए होता है वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए. वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मतलब आपका WIP कितना है वो एक्चुअली देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज की अपनी एक नॉमिनल वैल्यू होती है ना बच्चों, है ना. 90% काम कर लिया ऐसे मुंह से बोलने से थोड़ी होता है, एक्चुअली पता होना चाहिए कि 90% में कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, एवरीथिंग. सो यहाँ पर भी सेम चीज की जो आपका आर्किटेक्चर है वो गया और उसने वो वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यूड किया, ठीक है, पता किया, चेक किया कि कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है. Such work in progress is classified into work certified and work uncertified. So work certified basically that part of the work in progress which has been approved by the contractee's architect or engineer for the payment. Work certified is valued at a contract price, that is selling price, and it includes an element of profits also. Work uncertified is that part of the work in progress which is not approved by the architect. Correct? यानी आर्किटेक्चर उसको अप्रूव ही नहीं करता. लाइक फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे प्लास्टर किया और वो प्लास्टर अभी गीला है और आपने बोला कि मैडम काम हो गया है, ठीक है, लेकिन आर्किटेक्चर जो होगा जब तक वो सूखेगा नहीं, वो पार्ट प्रॉपर होगा नहीं वो पार्ट, तब तक वो उसको सर्टिफाई करेगा ही नहीं. तो दैट प्लास्टर पार्ट इज ऑलरेडी डन बट वो सूखा नहीं, तो वो वर्क प्रोग्रेस के कैटेगरी में आ गया बच्चों, ठीक है. सो आर्किटेक्चर उसको सर्टिफाइड नहीं था, सो दैट कम्स अंडर वर्क अनसर्टिफाइड. दिस इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड thus does not include an element of profit. Both work certified and uncertified appear on the credit side of the contract account and also on the asset side of the
बैलेंस शीट के एसेट साइड पे उसको हम लोग दिखाते हैं। नो डाउट बच्चों, आपको यहाँ पे अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फ्यूचर में जब आप यानी बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको ऑब्वियसली बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आएगा। तो दैट टाइम के लिए यहाँ पे बता दिया है आपको कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हम उसको लिखते हैं, ठीक है। एसेट साइड पे क्यों लिखते हैं कि लाइक वो अपने को पैसा मिलता है इसलिए, ठीक है, उतना पैसा हमको मिलने वाला है सर्टिफाइड का, इसीलिए। तो नेक्स्ट अगला टर्म है अपने पास रिटेंशन मनी एंड कैश रेशियो, ठीक है। नो डाउट रिटेंशन मनी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। रिटेंशन मनी का मतलब क्या? This retention money is that portion of the value certified which is retained by the contractee as a security for any defective work which may be discovered later within the guaranteed period. Generally, a contractor receives the payment only of a part of value of work certified, and the payment received is expressed in the percentage of the value of work certified. Thus, the contractee may agree to pay a contractor to 90% of the value of the work certified. Balance 10% amount is certified but not paid is known as retention money, ठीक है। यानी आपके टोटल वर्क सर्टिफाइड का पूरा पैसा, आपके टोटल वर्क सर्टिफाइड का पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्टी नहीं देगा, उसमें से कुछ पैसा वो बचा करके रख लेगा, और जो कुछ पैसा वो बचा के रखेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिटेंशन मनी। वो रिटेंशन मनी का करेगा क्या बच्चों? वो रिटेंशन मनी अपने को लाइक पर्पस ऑफ रिटेंशन मनी इज टू प्रोवाइड द सेफ गार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू द फॉल्टी वर्कमैनशिप. Okay, it is secured for the deficiency or the defect which is noticed in the work, or it is to be rectified by the contractor before release the retention money. Okay, retention money is considered as a safeguard against the non-performance of the contract or the defective work. Again, retention money is ensure that the contractor will continue to work and not leave the work incomplete. It also helps the contractor to take care faulty work in the future or any penalty for the late completion. Correct? ऐसा तो रिटेंशन मनी वही होता है बच्चों। अगर आपने रिटेंशन मनी रखा है, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टी, हर एक कॉन्ट्रैक्टी जो होता है वो रिटेंशन मनी रखता है, अपने कॉन्ट्रैक्टर को पूरा का पूरा पैसा नहीं देता। कल अगर उसने पूरे पैसे रिलीज कर दिए और कॉन्ट्रैक्टर ने काम बीच में छोड़ दिया तो आप उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते। छोड़ा, काम बंद करके चला गया तो काम तो आपका अधूरा ही रह गया ना। अगर आप पैसे रोक के रखोगे तो काम आपका पूरा करके देगा, करेक्ट, उसमें आपको भी नुकसान नहीं, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक टाइम लिमिट होता है बच्चों हर काम को कंप्लीट करने का, ठीक है। जैसे ब्रिज ही कंस्ट्रक्ट करना है या बिल्डिंग ही बनानी है तो इट मे बी ऑफ 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, इतना ही टाइम लगेगा। उससे ज्यादा अगर लगता है तो पेनल्टी शुड बी देयर, यानी कॉन्ट्रैक्टर की गलती है ना अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो that retention money can be used as a penalty also. See the explanation. It is usually practiced not to pay the full amount of work certified. The contractor may pay a fixed percentage, say 80% or 90% of the work certified, depending upon the terms of the contract, is known as cash ratio. The balance amount is not paid is known as retention money. So for example, if the cash ratio is 75%, the retention money will be remaining 25%. Thus, the retention money is the type of security for any defective work which may be found in the contract later on. This also works as a different deterrent to the contractor to leave the contract incomplete. If he finds the contract unprofitable, the retention money may also be adjusted against the penalties that become due of the contract. It's not completed within the stipulated time as per the terms of the agreement. Okay. Now, some extra work is also there. Extra work means sometimes the contractor is required to do some extra work, like addition or alteration of the work which is originally done as per the agreement. The contractor will charge extra money for such extra work. The cost of such extra work is debited to the contract account and extra price is released is credited to the contract account, is considered as the extra work. Okay, now the next is very important term is profit on incomplete records.
the actual thing, the actual in the practical problems also, the thing which we have to give like more attention, the thing which we have to calculate in your contract account is this one, that is the profit on incomplete contracts. यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर इनकम्प्लीट है तो उसके पीछे आपको कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नो डाउट फाइनेंशियल ईयर अगर एंड होता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बनता है ना बच्चों, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बन रहा है, तो वो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो यहाँ पे है। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। Contracts which are started and finished during the same financial year create no accounting problems, but in case of those contracts which take more than 1 year to complete, a problem arises whether profit on such a contract would be worked out only on the completion of the contract or at the end of the each financial year on the partly completed work. If the profit is computed only on the completion of the contract, profit will be high in the year of the completion of the contract, whereas in other years, working on the contract, profit will be nil. This would result not only in distorted pattern, but also the higher tax liability, because the income tax at the higher rate may have to be paid. Therefore, when the contract extended beyond the year, it becomes necessary to take into the account of the profit earned. That is, there may be a profit to that contract or there may be a loss incurred to that contract on the work performed during each year. It helps in avoiding the distortion of year-to-year profit trend of the business. ठीक है, एक यहाँ पे हर एक साल में बेसिकली सिंपल वर्ड्स में क्या बोला उसने फर्स्ट लाइन में कि बच्चों अगर साल के शुरुआत में यानी ईयर शुरू हुआ, आपका अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ और विद इन द अकाउंटिंग पीरियड आपका कॉन्ट्रैक्ट करके खत्म हो गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर एक साल हो गया और फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं हुआ, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, तब वहां पे प्रॉब्लम आना शुरू होता है, ठीक है। अब जब वहां पे प्रॉब्लम आना शुरू होता है तो वहां पे धीरे धीरे कैलकुलेशन को एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कैलकुलेशन होते हैं तो हम वहां पे कितना नोशनल प्रॉफिट आएगा वो भी कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे वो नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब यहाँ पे आपको इन डिटेल में है। There are two aspects of profit computation. Profit computation करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है computation of notional profit और estimated profit. The other one is computation of portion of such a profit to be transferred to profit and loss account. Profit and loss account में transfer करने के लिए कितना है, ठीक है। So now let us see the first one, very important concept, that is notional profit. नोशनल प्रॉफिट का पहले तो मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपने को वो जानना जरूरी है कि नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। नोशनल प्रॉफिट वो बच्चों जहां पे हमारे पास एक डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस किस में? वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड एंड द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट बेसिकली a difference between the value of work in progress certified and the cost of such work in progress certified. It is computed by the following calculation. Like calculation जो सामने आपको दिया है, इससे हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये सब क्या होता है, कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बट बेसिकली आपको चीजें समझ में आई क्या? चीजें यानी सबसे पहले हमने सारे लाइक एक्सपेंडिचर्स लिखे हमारे पास, फिर हमने वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट किया। आफ्टर दैट हमने देखा कि रिटेंशन मनी क्या होता है। रिटेंशन मनी यानी रोक के रखना वो पैसा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आए प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ऐसे वाले प्रॉफिट्स जहां पर ऐसे प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना जहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है वो टाइम पे, तो नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नोशनल प्रॉफिट इन फिगर्स से फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज 20 lakhs। 20 लाख रुपए में आपने वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड किया है, ठीक है।
So if the value of work certified by the architecture is for rupees 20 lakhs, then we are adding the cost of work which is not yet certified is 1,50,000. It will give you the total of 21,50,000. ठीक है, 20 lakhs plus 150 करोगे 20,50,000. उसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, यानी आज तक के डेट में उसने कितने का काम पूरा कर लिया, तो 19 lakhs का काम उसने पूरा कर लिया. सो देयर विल बी अ नोशनल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000. ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट्स नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है तो. ठीक है, नाउ देखो एक इंपॉर्टेंट नोट भी है यहाँ पे. इफ इन एनी ईयर कॉस्ट ऑफ वर्क डन एक्सीड्स the value of work certified and uncertified, the result will be a notional loss. सीधी सी बात है ना. कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के टोटल से अगर आपका कॉस्ट ऑफ वर्क डन टिल डेट बड़ा है, ठीक है, समझो ये 2150 नीचे होता और 19 ऊपर होता, तो आपको माइनस में आंसर आता, और अगर माइनस आंसर आता तो दैट इज कंसिडर्ड एज योर नोशनल लॉस इंस्टेड ऑफ नोशनल प्रॉफिट. ओके, now the next term which we are studying is estimated profit. estimated profit क्या होता है बच्चों? देखो estimated का मतलब क्या है? सबसे पहले estimate करना बोले तो अनुमान लगाना, किसी चीज के बारे में you're not sure but उसी के आजू बाजू ये बात चलेगी, है ना. you're not sure about that profit but उसी के आजू बाजू आपकी वो बात चल रही है, इसलिए आप उसको बोलते हो क्या? estimated profit. आप उसको बोलते हो estimated profit. Now, estimated profit represent the excess of the contract price over the estimated total cost of a contract. Estimated profit represent excess, यानी जो भी ज्यादा है contract price over the estimated total cost of the contract. It is computed as by the following figures. ठीक है, अभी ये figures assumption है. Let us see. For example, if the total contract price of a contract is 30 lakhs, 30 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है ये, उसमें से हम लोग कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड, यानी हम कितना खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, 21 lakhs हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर हमने टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से जितना खर्चा किया वो माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास बच गया, ठीक है, उसमें से मुझे क्या माइनस करना है? एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, और कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है, वो भी एस्टिमेटेड वैल्यू ही रहेगी, दैट इज 3,50,000. अगर मेरे पास और एडिशनल कॉस्ट है तो जो बच गया लास्ट में दैट इज कंसिडर एज माय एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो बनेगा मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,50,000. ठीक है, ऐसा. अच्छा, एस्टिमेटेड नोशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टर्म है बच्चों, पोर्शन of notional profit or estimated profit to be transferred to profit and loss account. Actually it is cost and profit and loss account, but हम कितना और कैसे ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसफर करने का एक प्रॉपर अपना बच्चों टेक्निक होता है. ठीक है, एक अपनी टेक्निक होती है, एक अपनी प्रॉपर टेक्निक होती है, वो टेक्निक अपने को फॉलो करनी होती है. Now the portion of the notional or estimated profit to be transferred to profit and loss account depends upon the stage of completion of the contract, that is ratio of work in progress certified to total contract work. For this purpose, work in progress certified is not considered. Prudence required that the total work prudence requires that the total notional profit should be transferred to profit and loss account, but a portion of it should be withheld as reserves to meet the unforeseen future expenses or the contingencies. है ना. अब जो भी आपको नोशनल प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करके आया है, ठीक है, अब कब आप नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, कब आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, दैट इज डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन. जब हम प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगी कि हम लोगों को कब नोशनल कैलकुलेट करना है, कब एस्टिमेटेड कैलकुलेट करना है. ठीक है, और वो टाइम पे आप एक प्रॉपर वैल्यू यानी ट्रांसफर कर पाओगे. क्लियर. उसके पहले यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि
एक हिस्सा जो भी अपने को नोशनल प्रॉफिट का आता है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट का आता है उसका एक हिस्सा अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। और उसका कौन सा हिस्सा और कैसे कितना ट्रांसफर करना है, दैट वी आर सीइंग with the help of following formulas. That formulas we are going to discuss in our next video.